आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम किसी भी आर्टिफिशियल वेक्टर जिसकी बात करेंगे वेक्टर की, वो है PVR 322। इस वेक्टर को हम कब ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, कब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, और ये जो हमारा वेक्टर है कब रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा और कब नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी को हम इसी सिंगल वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, तो इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम PVR 322 प्लाज्मिड को डिराइव कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा है PVR 322 और टोटल रिस्ट्रक्शन साइट का नंबर कितना होता है PVR 322 में? 8 टोटल रिस्ट्रक्शन साइट होती हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो है PVR 322 है। केवल इसमें हम रिस्ट्रिक्शन साइट को यहाँ पे नहीं डिराइव कर रहे हैं, ओवरऑल हमको पता है कि यहाँ पे 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को ही डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है और ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है यहाँ पे होती है एम्फीसिलिन। क्लियर? तो इधर वाली जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है, ये वाली टेट्रासाइक्लिन के लिए साइट होती है। इधर वाली कौन सी है? एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और हमको पता है टेट्रासाइक्लिन वाला जो साइट होती है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन साइट किसके लिए होती है? एक तो BAMH1 और सेल फर्स्ट। ये BAMH1 और सेल फर्स्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे है? टेट्रासाइक्लिन पे। ये कौन सा प्लाज्मिड है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है PVR 322। ये प्लाज्मिड का नाम है। देखो, P से क्या है? प्लाज्मिड, B और R इसके साइंटिस्ट का नाम है, बॉलबियर एंड रोडिग्यू। तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसको कंस्ट्रक्शन किया था, इसीलिए इनके नाम के अकॉर्डिंग क्या रख दिया गया? PVR 322। ये इधर एम्फीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। और टेट्रासाइक्लिन पे हमने कौन सी बताई है? BAMH फर्स्ट साइट है और सेल फर्स्ट साइट। अब किसी भी मॉलिक्यूल को हम रिकॉम्बिनेंट कब बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट हम तब किसी भी मॉलिक्यूल को बोलेंगे, सपोज दैट हमारे पास ये एलियन पीस ऑफ DNA है। एलियन पीस ऑफ DNA को ही बोल देते हैं हम डिजायर्ड DNA मॉलिक्यूल। ये डिजायर्ड DNA मॉलिक्यूल कौन होगा? जो डिजायरेबल कैरेक्टर को रखता होगा। अगर देखो, इसको क्या करना है हमको, यहां पे ये डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड DNA। सबसे पहले इसको हमें कट करना है। जिस मॉलिक्यूलर सीजर से कट करेंगे ना, रिस्ट्रक्शन एंजाइम से, उसी रिस्ट्रक्शन एंजाइम से इस वाले प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मैच होने चाहिए। अगर नहीं मैच होगा ना, अगर हमने अलग अलग रिस्ट्रक्शन एंजाइम से अलग अलग इसको DNA को अलग से कट कर दिया और यहाँ पे PVR 322 जो है वेक्टर उसको अलग रिस्ट्रक्शन एंजाइम से कट किया ना, तो न्यूक्लियोटाइड मैच नहीं होंगे और जब DNA लाइगेज लगाएंगे तो यहाँ पे ये इंसर्ट नहीं होगा, इंसर्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए क्या है, याद रखना कि सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम का यूज किया जाएगा, उससे DNA को भी कट करेंगे और यहाँ पे वेक्टर को भी उसी रिस्ट्रक्शन एंजाइम के थ्रू कट करेंगे। अब जैसे ही इसको हमने कट कर लिया, इसको इस वाली साइड पे, सपोज दैट BAMH फर्स्ट साइड पे हमने इंसर्ट कर दिया। क्लियर? तो देखो, ये डिजायर्ड DNA है और इस वाली साइड पे इंसर्ट हो गया। देखो, अब यहाँ पे हम सपोज दैट नीचे इसको हम डिराइव कर ले रहे हैं। यही PVR 322 को नीचे हम डिराइव करते हैं। एक ये PVR 322 है और दूसरा ये मॉलिक्यूल है। क्लियर? PVR 322 प्लाज्मिड। इधर इसकी एम्फीसिलिन के लिए साइट है और ये है हमारा टेट्रासाइक्लिन। इधर भी ऐसे ही एम्फीसिलिन के लिए है और ये है हमारी टेट्रासाइक्लिन। ये हमारा जो है ये एलियन पीस ऑफ DNA जिस वाली साइड पे अटैच हो जाएगा, सपोज दैट इस वाले फर्स्ट वाले प्लाज्मिड में ये नंबर दे दे रहे हैं, फर्स्ट है, ये है सेकेंड।
सपोज दैट ये फर्स्ट वाले साइड पे ये यहाँ पे अटैच हो जाके, देखो इस वाली साइड पे ये अटैच हो गया। क्लियर? तो अगर जिस वाले प्लाज्मिड में ये अटैच हो गया ना, तो उसको बोल देंगे हम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट। और जिस पे अटैच नहीं हुआ उसको हम बोल देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो यहां पे ये समझ में आ गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट किसको बोलेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको बोलेंगे। तो हमने क्या बताया, एलियन पीस ऑफ डीएनए अगर किसी भी रिस्ट्रक्शन साइट पे अटैच हो जा रहा है तो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा, और अगर नहीं अटैच होगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश कर लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको। अब देखो हमारे पास इसको हम होस्ट के थ्रू ट्रांसफर कराएंगे, होस्ट वाले कल्चरल मीडियम में ले जाएंगे इसको। यहां पे देखिए, यहां पे ये होस्ट कौन सा है? ई कोलाई। देखो इसका अलग अपना जीनोम है एक, ये कौन सा है? ई कोलाई बैक्टीरिया। क्लियर? नीचे भी हम बना दे रहे हैं, इसका अलग जीनोम है प्लाज्मिड, ये ई कोलाई है। अब इस वाले कल्चरल मीडियम में हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। देखो कुछ रिकॉम्बिनेंट होंगे और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो जिस पे हम रेड कलर की एडिंग कर रहे हैं, रेड मार्किंग, वो है रिकॉम्बिनेंट वाले। ये देखिए ये कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। क्लियर? जिस पे रेड मार्किंग है वो कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट। और जिस पे कोई मार्किंग नहीं है वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। NR से हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? सबसे पहले क्या किया हमने, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन कर लिया। जिस पे एलियन पीस ऑफ डीएनए ऐड हो जाएगा उसको हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो ऐसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रिपेयर कर लिए। अब होस्ट वाले कल्चरल मीडियम में इसको हम ट्रांसफर करेंगे। होस्ट कौन सा है हमारा? ई कोलाई बैक्टीरिया, एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया है। उस वाले मीडियम में हम रिकॉम्बिनेंट के भी प्लाज्मिड कुछ रखेंगे और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल भी रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे होस्ट के थ्रू किसका ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? तो ई कोलाई के थ्रू जिसका ट्रांसफर होगा, जैसे सपोज दैट ये हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें इसका खुद का जीनोम है। एक पहला केस ये बनेगा, दूसरा ये केस है हमारा कि ये ई कोलाई है, इसमें इसका खुद का जीनोम है, और थर्ड वाला ये ई कोलाई है, क्योंकि 3 फेज बनेंगी यहाँ पे। देखो एक कौन सा है जिसमें ना तो रिकॉम्बिनेंट जाएगा ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसको हम बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमने किसको बोला है? ना तो इसमें रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जाएगा ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जाएगा, किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, तो बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में देखो सपोज दैट ये हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल गया है। एक तो चीज क्लियर हो गई, रिकॉम्बिनेंट यहां पे गया ना, एक तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको बोलेंगे? जिसमें ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोलेंगे? जिसमें ना तो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जाएगा, जिसमें ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि क्या ये क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, किसी भी चीज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन तो ऐसे होंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट तो होंगे, क्योंकि एक में रिकॉम्बिनेंट जाएगा एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा। तो ये पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेंट है। और इसमें रिकॉम्बिनेंट वाला आया है तो रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट भी होगा। ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है नीचे वाला, और नॉन रिकॉम्बिनेंट।
क्लियर। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जब हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को होस्ट में डालेंगे ना, तो होस्ट के थ्रू जिसका ट्रांसफर हो जाएगा वो ट्रांसफार्मेंट होंगे, जिसमें ट्रांसफर नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफार्मेंट। और ट्रांसफार्मेंट के थ्रू अगर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है तो बोल देंगे ट्रांसफार्मेंट रिकॉम्बिनेंट, और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफार्मेंट हो रहा है तो बोल देंगे ट्रांसफार्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल इतना प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये कौन सी साइट थी, टेट्रासाइक्लिन, और ये है एम्फिसिलिन। अब देखो एक चीज और याद रखिए, एलियन अभी ये जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के कल्चरल मीडियम में ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों के लिए रेजिस्टिविटी है। एम्फिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन जैसे ही एलियन पीस ऑफ डीएनए को जिस वाली भी साइट पे ऐड करेंगे वो उसकी रेजिस्टिविटी को खत्म कर देगा, इंसर्ट हो जाएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी को खत्म कर देगा। जैसे यहाँ पे इसने टेट्रासाइक्लिन पे ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टिविटी को खत्म कर दिया। अब ये वाला जो प्लाज्मिड है टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टिविटी खत्म हो गई है तो उस वाले मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। तो हम साइड में लिखते हैं, देखते हैं किस वाले कल्चरल मीडियम में ट्रांसफार्मेंट, नॉन ट्रांसफार्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेंगे या नहीं ग्रो करेंगे। तो साइड में लिख लेते हैं थोड़ा। सपोज दैट हमारे पास ये एक कल्चरल मीडियम है, एक तो एम्फिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। क्लियर, पहला है एम्फिसिलिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, और इधर है हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल और दूसरा है नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। देखो ट्रांसफार्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफार्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफार्मेंट, और दूसरा है थर्ड कौन सा है, नॉन ट्रांसफार्मेंट। तो ये तीन है मीडियम हमारे पास। देखो हमने क्या क्या बताया है यहाँ पे, एम्फिसिलिन मीडियम है यहाँ पे और टेट्रासाइक्लिन मीडियम है। पहले में क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफार्मेंट, दूसरे में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफार्मेंट, और फोर्थ है नॉन ट्रांसफार्मेंट। किसी भी चीज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब इसके पास किसी भी चीज के लिए रजिस्टिविटी नहीं है, ना तो एम्फिसिलिन के लिए ना तो टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो अगर हम नॉन ट्रांसफार्मेंट को एम्फिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो कल्चर तैयार किया उसमें डालेंगे तो दोनों में वो डाई कर जाएगा, तो नॉट ग्रो। क्लियर, तो खत्म हो जाएगा नॉन ट्रांसफार्मेंट वाला। लेकिन ट्रांसफार्मेंट में अगर रिकॉम्बिनेंट है तो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल कहाँ पे लगा है, देखो टेट्रासाइक्लिन पे, और टेट्रासाइक्लिन पे लग गया ना तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रजिस्टिविटी को खत्म कर दिया है। तो रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफार्मेंट वाला किस में ग्रो नहीं करेगा, टेट्रासाइक्लिन में, तो इसमें डाई कर जाएगा और इसमें ग्रो करेगा, क्योंकि एम्फिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंट जीन है इसके पास, टेट्रासाइक्लिन के लिए खत्म हो गया रिकॉम्बिनेंट बनने की वजह से। अब ट्रांसफार्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें दोनों के लिए रेजिस्टिविटी है, एम्फिसिलिन के लिए भी और टेट्रासाइक्लिन के लिए, तो दोनों में ये ग्रो कर जाएगा। क्लियर, तो यहां से हमने पता लगा लिया कि कौन से कल्चरल मीडियम में ट्रांसफार्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफार्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा भी या नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, अभी तक तो इसके पास अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट थी, तो हम अलग अलग कल्चरल मीडियम को प्रिपेयर कर रहे थे, उसके थ्रू हम पहचान रहे थे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और किस मीडियम में ये ग्रो करेगा, किस में नहीं ग्रो करेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा था। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि अगर कोई हमारे पास प्लाज्मिड है जिसके पास एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट पे, एक ही जीन पे सारी रिस्ट्रिक्शन साइट अगर प्रेजेंट है तो आसानी हो जाएगी। इसमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट है, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसके पास एक ही जीन है जिसपे सारी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो, तो थोड़ा सुटेबल रहेगा। तो है हमारे पास PUC8 प्लाज्मिड, ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है
PUC8, क्या नाम है इसका? PUC8। अभी तक हम पढ़ रहे थे PBR 322, उसमें 8 डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट थी, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी उसमें। लेकिन अब ये जो हमारे पास PUC8 है ना, इसके पास एक LAC-Z जीन है। कौन सा जीन है? ये देखिए, LAC-Z जीन। और इस LAC-Z पे जो जीन है ना, उस पे डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। हमने क्या बताया अभी कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है PUC8, उसके पास एक स्पेसिफिक जीन है LAC-Z जीन। उस सिंगल जीन पे जो है सारी डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। और ये जो LAC-Z जीन है ना, वो एक एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। उस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और इसी को बोल दे रहे हैं हम एक्स गैल। ये प्रोड्यूस कर सकता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कलर को प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस। तो कलर को प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस जो है किस जीन पे है? LAC-Z जीन पे। कहने का मतलब ये है कि PUC8 जो है उसमें एक जीन है LAC-Z, जिस पे डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हैं। वो एक एंजाइम की सिंथेसिस करा सकता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसी को बोलते हैं एक्स गैल। ये प्रोड्यूस कर सकता है एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को। देखो यहाँ पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, कलर प्रोड्यूसिंग, क्लियर? क्रोमोजेनिक, क्रोमो मतलब कलर, जेनिक जेनरेट करने वाला, कलर प्रोड्यूसिंग। अगर देखो अभी क्या है, ये LAC-Z जीन जो है वो एक्टिव है, क्योंकि इस पे जो है किसी भी एलियन पीस ऑफ DNA अटैच नहीं हुआ है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस भी करा रहा है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, तो कलर प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये बैक्टीरियल कॉलोनी जो होती हैं, इसकी वजह से क्या होती है? ब्लू कलर प्रोड्यूस करती हैं। बाय बैक्टीरियल कॉलोनी। क्लियर? तो LAC-Z जीन की प्रेजेंस में सिंथेसिस किसकी हो रही है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, इसी को एक्स गैल बोलते हैं। ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, तो ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरियल सेल। तो कहने का मतलब है ब्लू कलर की कॉलोनी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। इसी को क्या बोलेंगे हम? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो कलर कौन सा प्रोड्यूस करेगा? ब्लू कलर का, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमने किसी भी एलियन पीस को ऐड कर दिया, सपोज दैट ये हमारा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है PUC8, और जहाँ पे LAC-Z जीन है ना, वहाँ पे हमने किसी एलियन पीस ऑफ DNA को ऐड कर दिया। ये देखो, ये एलियन पीस है DNA का, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। हमने क्या बोला था? अगर एलियन पीस ऑफ DNA किसी भी रिस्ट्रिक्शन साइट पे ऐड होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को वो लॉस कर देता है। तो LAC-Z जीन पे ऐड हो गया, तो LAC-Z जो जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस कर रहा था ना, अब वो तो इनएक्टिव हो गया, और नाम क्या हो गया? देखो, इंसर्ट हो गया ना, और इंसर्ट होने की वजह से क्या हुआ? इसको इनएक्टिव कर दिया, तो नाम क्या करेंगे इसको हम?
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसको इनएक्टिव कर दिया? लैक-जेड जीन को। जो लैक-जेड जीन पहले क्या प्रोड्यूस कर रहा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और जिसकी वजह से क्या होता था? ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन एलियन पीस ऑफ डीएनए ने इसी लैक-जेड जीन को इनएक्टिव कर दिया। अब क्या करेगा? वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल किस कलर की दिखेंगी ना? तो वो व्हाइट कलर की बैक्टीरियल सेल। क्लियर? तो अगर यहां पे ऐड हो गया है ना, तो इसी को बोल देंगे हम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो कलर कौन प्रोड्यूस करेगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। और व्हाइट कलर का कौन सा प्रोड्यूस करेगा? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं यहां पे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। क्लियर? तो अब देखो यहां पे एक ही जीन पे सारी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट थी, दो अलग अलग कल्चरल मीडियम हमने तैयार नहीं किए। क्लियर? तो एक ही कल्चर मीडियम में हमने बता दिया कौन सा रिकॉम्बिनेंट होगा, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो ब्लू कलर की बैक्टीरियल कॉलोनी बनाएगा। और इसी प्रोसेस को ही क्या बोल देते हैं? एलियन पीस जहाँ पे ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया ना, तो इंसर्ट होने की वजह से लैक-जेड जीन को इनएक्टिव कर दिया। तो क्या प्रोसेस बोल दिया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर? तो यहाँ पे ओवरऑल हमने ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल की एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।